हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चौहान डीजी क्लासेस। एक बार फिर हम दोबारा उपस्थित हुए हैं सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्नों के साथ। यह सामान्य विज्ञान का दूसरा भाग है। पहला भाग हम प्रस्तुत कर चुके हैं। इसके अंतर्गत भी हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो कांस्टेबल और पटवारी जैसी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान का दूसरा भाग। पहला प्रश्न है, शीत रक्त प्राणी कौन से हैं? इन्हें असमतापी प्राणी भी कहते हैं। इसका उत्तर है कछुआ। ये वे प्राणी होते हैं जो सर्दियों के मौसम में अपना तापमान बढ़ा नहीं सकते। तापमान के लिए इन्हें बाहरी वातावरण चाहिए। सर्दियों में बाहर का वातावरण ठंडा होता है, इसीलिए ये भूमि या पानी के नीचे छिप जाते हैं जहाँ तापमान बढ़ा हुआ होता है। इसमें मछली, छिपकली, मगरमच्छ, मेंढक, कछुआ आदि आते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि छिपकलियाँ सर्दियों में छुप जाती हैं और गर्मियों में बाहर निकल आती हैं। यह शीत रक्त के कारण ही होता है। ऑप्शन में जो मनुष्य, हाथी और कबूतर दिया हुआ है वे सभी समतापी हैं, अर्थात गर्म रक्त वाले हैं। दूसरा प्रश्न है, गैसों का दाब मापने वाला यंत्र है। इसका उत्तर है मैनोमीटर। अन्य ऑप्शन पर विचार करते हैं। पोटोमीटर पौधों में वाष्पीकरण को मापता है। यूडोमीटर वर्षामापी यंत्र है। ग्रेवोमीटर पानी में तेल की जांच करता है। समुद्र में तेल की खोज करने के लिए ग्रेवोमीटर का ही उपयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, शरीर के आंतरिक अंगों या ऊतकों की 3D इमेज या छवि की जांच किससे की जाती है? इसकी जांच MRI से की जाती है। इसे मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग तकनीक भी कहते हैं। यह वह तकनीक है जिसमें चुंबकीय तरंगों का उपयोग करके आंतरिक अंगों की फ़ोटो ली जाती है। इस तकनीक से रेडिएशन से बचा जा सकता है। चित्र में पहले नंबर पे CT स्कैन है जिसे कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर एक्सरे मशीन है। इसे विल्हम रॉन्टजेन के द्वारा बनाया गया है। यह फेफड़ों और टूटी हड्डियों की इमेज लेने के लिए उपयोगी है। तीसरे नंबर पर MRI मशीन है जिसमें हाइड्रोजन प्रोटॉन का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मस्तिष्क के ट्यूमर, धमनियों की जांच, मांसपेशियों की जांच, ब्लॉकेज, ब्रेन हैमरेज आदि में किया जाता है। चौथे नंबर पर EEG मशीन है जिसे इलेक्ट्रोस्पेरोग्राम कहा जाता है। यह मस्तिष्क की तरंगों की जांच करती है। चौथा प्रश्न है, किसी ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन को दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है? इसका उत्तर है गुप्त ऊष्मा। यह वह ऊष्मा होती है जो पदार्थ की अवस्था को बदलती है, जैसे बर्फ़ को पानी में बदलना, पानी को भाप में बदलना। इसका विमीय सूत्र पूछा जाता है जो कि mL/2 है। विमीय सूत्र का मतलब होता है घातांक का प्रयोग करना। यहाँ m का मतलब द्रव्यमान, L का मतलब गुप्त ऊष्मा और T का मतलब समय है। पांचवा प्रश्न है, वायुमंडल में आर्गन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? इसका उत्तर है 0.93%। यह वायुमंडल की तीसरी सबसे बड़ी गैस है। इसका उपयोग विद्युत बल्बों में नाइट्रोजन के साथ किया जाता है और यह वेल्डिंग के काम भी आती है। पहले नंबर पर नाइट्रोजन और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आती है। नोट में गैसों का प्रतिशत दिया हुआ है, इसका आप अध्ययन करें। इनके बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। छठा प्रश्न है, पौधों में स्पंदन सिद्धांत किसने दिया है? यह सिद्धांत JC बोस के द्वारा दिया गया। इन्हें जगदीश चंद्र बोस भी कहते हैं। यह सिद्धांत रसारोहण का सिद्धांत है, अर्थात पौधों में मूल रोम से पानी शीर्ष तक या पत्तियों तक कैसे पहुंचता है यह बताया जाता है। सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था कि पौधों में जीवन होता है और वे गति करते हैं। इसी को जांचने के लिए क्रेस्कोग्राफ मीटर बनाया था। उन्हें 1917 में ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने
नाइट की उपाधि दी थी। चित्र में पहले नंबर पर कनाद ऋषि दिखाए गए हैं। ये छठी ईसा पूर्व के माने जाते हैं। इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था, जिसे कण सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर भारतीय वनस्पति शास्त्री हैं शिवराम कश्यप। इन्हें भारत में ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक माना जाता है। तीसरे नंबर पर एस.एन. बोस हैं, जिन्होंने बोस आइंस्टीन थ्योरी दी थी। यह थ्योरी 1924-25 में दी थी, आइंस्टाइन के साथ मिलकर के। भौतिक शास्त्र में जो बोसोन एक नया कण खोजा है, वो इन्हीं के नाम पर खोजा गया है। चौथे नंबर पर जे.सी. बोस दिए गए हैं, जो भारतीय वनस्पति शास्त्री हैं, जिन्होंने पौधों में सजीवता का सिद्धांत दिया है। सातवां प्रश्न है, क्रिसमस रोग के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है हीमोफीलिया बी। यह वह रोग है जिसमें खून का थक्का नहीं जम पाता है। इसे स्टीफन क्रिसमस के द्वारा खोजा गया था, इसीलिए इस रोग को क्रिसमस रोग कहा जाता है। यह एक आनुवंशिक रोग है जो एक्स जीन में परिवर्तन के कारण होता है। 9वें नंबर के जीन में यह परिवर्तन आता है, जिस कारण से यह रोग होता है। एक्स जीन महिलाओं में पाए जाते हैं, इसीलिए इस रोग का वाहक महिलाओं को माना गया है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों में वृद्धि हो जाती है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन डाउन सिंड्रोम में 47 हो जाते हैं। 47 गुणसूत्रों की जमावट आपको दिखाई गई है। यह 45 + XY होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी गुणसूत्रों की वृद्धि हो जाती है, लेकिन इन गुणसूत्रों की संरचना 44 + XXY होती है। जबकि हंटिंगटन रोग चौथे गुणसूत्र के कारण उत्पन्न होता है। चौथे गुणसूत्र में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण से ये रोग होता है। इस रोग के व्यक्ति में मस्तिष्क की खराबी उत्पन्न हो जाती है। आठवां प्रश्न है, निम्न में सुमेलित नहीं है। इसमें विटामिन के से जो रोग दिया है वो सुमेलित नहीं है। जीरोफ्थलिन रोग विटामिन ए की कमी से होता है। यह आँखों से संबंधित रोग है। विटामिन ए से रतौंधी रोग भी होता है। पत्तीदार हरी सब्जियां विटामिन के का स्रोत होती हैं। विटामिन के की पूर्ति के लिए इनका सेवन किया जाना चाहिए। प्रश्न में दिए गए शेष सभी ऑप्शंस सही हैं। 9वां प्रश्न है, जीन सक्रियता का ओपेरॉन मॉडल किसने दिया है? यह मॉडल जैकब और मोनोड के द्वारा दिया गया है। ओपेरॉन डीएनए की एक इकाई होती है जो जीन के समूह का निर्माण करती है। यह सिद्धांत 1959 में दिया गया था और इस कार्य के लिए इन्हें 1965 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वाटसन और क्रीक ने डीएनए संरचना पर सिद्धांत दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम या वंशानुगति के नियम दिए हैं। मटर के पौधे पर प्रयोग करके यह नियम बनाए गए थे। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट्स में किया था। स्ट्रॉसबर्ग ने गुणसूत्र की खोज की थी। वाल्डेन ने उसका नामकरण किया था। 10वां प्रश्न है, महासागरीय तापीय ऊर्जा, जिसे OTE कहते हैं, किस कारण उत्पन्न होती है? यह ऊर्जा तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। इसमें ऊष्मागतिकी का सिद्धांत लगता है। इसके अनुसार ताप का अंतर होने से ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचार होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। 11वां क्वेश्चन है, ABO रुधिर वर्ग में कितने जीन विकल्प होते हैं? इस रुधिर वर्ग में 3 जीन विकल्प होते हैं। इन जीन विकल्पों को A, B और 0 कहा गया है। 0 विकल्प वह होता है जो अप्रभावी होता है। इनके आधार पर ही ब्लड डोनेशन किया जाता है। 12वां प्रश्न है, ड्रैकनकुलस मैंदिनेसिस किस रोग का जनक है? इसका उत्तर है बाला रोग। इसे नारू रोग भी कहते हैं। यह दूषित जल से उत्पन्न होता है। यह एक परजीवी है जो दूषित जल का सेवन करने से मनुष्य के शरीर में आ जाता है।
नारू रोग का परजीवी अंडे देने के लिए शरीर से बाहर निकलता है तो शरीर में घाव उत्पन्न हो जाते हैं। यह धागे के समान आकृति वाला होता है। इसे रोकने के लिए नारू उन्मूलन कार्यक्रम 2000 में चलाया गया था। इसके लिए बारबेल मछलियों का भी उपयोग किया जाता है जो नारू रोग के साइक्लोप्स को खा जाती है। अन्य ऑप्शंस पर विचार कर लेते हैं। मोती जरा को टाइफाइड कहते हैं। इसका वाहक साल्मोनेला टाइफी है। काला जार का वाहक लीशमैनिया डोनोवानी है। बालू मक्खी इस रोग का वाहक होती है। इस रोग को काला ज्वर या बुखार के नाम से भी जानते हैं। यह रोग इम्यून सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, प्लीहा और यकृत को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री के द्वारा होता है। 13वां प्रश्न है, निम्न में अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है क्योंकि यह ईंधन निश्चित समय अवधि के बाद समाप्त हो जाते हैं। इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोल, डीजल और परमाणु पदार्थ आदि आते हैं। इनके निर्माण में करोड़ों साल लगते हैं और इनकी एक निश्चित अवधि होती है, इसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। जबकि सूर्य, पवन, भूतापीय ऊर्जा, लकड़ी और जल नवीनीकरण स्रोत हैं क्योंकि इनकी पुनः प्राप्ति हो जाती है। 14वें क्वेश्चन में संरचना दिखाई गई है। यह संरचनात्मक सूत्र है। आपको बताना है कि यह संरचनात्मक सूत्र दिए गए रसायनों में से किसका है। यह सूत्र एथेनोइक अम्ल का है। एथेनोइक अम्ल का सूत्र CH3OOH होता है। सूत्र में जो कंपोनेंट दिए गए हैं उन्हीं को लाइनों के माध्यम से संरचना बनाकर लिखा जाता है। यह एक कार्बनिक सूत्र है क्योंकि इसमें C आया है। C कार्बन का सूचक होता है। C को मध्य में रखकर उसके आसपास चारों ओर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एल्कोहल अर्थात OH को जोड़ देते हैं। सूत्र में O के साथ 2 लाइनें लिखी हुई हैं। ये द्विबंध यानी डबल बॉन्ड का सूचक हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन खाली रहते हैं, इसीलिए वे दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन से जुड़ते हैं। प्रश्न में जो ऑप्शन दिए थे उनके संरचनात्मक सूत्र दिखाए गए हैं। इनका अभ्यास कीजिए। पहले में एसिटिक अम्ल का है, दूसरे में मेथनॉल का है, तीसरे में ब्यूटेनॉन का संरचनात्मक सूत्र है। 15वां प्रश्न है, निम्न में कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? इसका उत्तर है बैटरी। बैटरी में केमिकल्स होते हैं, इनके माध्यम से ही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं या चलते हैं, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनों को मूवमेंट कराने में सहायता देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में किया जाता है। बैटरी वह युक्ति है जो AC करंट को DC करंट में बदलती है। प्रश्न में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अंतर्गत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। सोलर सेल सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 16वां क्वेश्चन है, शंखनुमा संरचना लेब्रिंथ मनुष्य के किस अंग में होती है? यह संरचना कान में पाई जाती है। इसी के माध्यम से समस्त ध्वनि संकेत मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र में जाते हैं। यह ध्वनियों की आवृत्तियों को पहचान कर उसी के अनुसार मस्तिष्क को संकेत देती है और मस्तिष्क उस आवृत्ति के शब्दों को पहचान लेता है। 17वां क्वेश्चन है, मांसपेशियां शरीर भार का कितना प्रतिशत भाग बनाती हैं? इसका उत्तर है 50%। मनुष्य के शरीर में लगभग 639 मांसपेशियां होती हैं, जिसमें 400 पेशियां रेखित पेशियां होती हैं जिन्हें सूत्र पेशी भी कहते हैं। सबसे अधिक मांसपेशियां पीठ में पाई जाती हैं जिनकी संख्या 180 है।
मांसपेशियों से संबंधित विशेष बात यह है कि रेखीय पेशियाँ थक जाती हैं क्योंकि इनमें लैक्टिक अम्ल बनता है, इसीलिए हमें विश्राम की आवश्यकता होती है। जबकि अनैच्छिक पेशियाँ थकती नहीं हैं, निरंतर कार्य करती रहती हैं। इसका उदाहरण है हृदय। हृदय निरंतर कार्य करता रहता है लेकिन थकता नहीं है। 18वां प्रश्न है, लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र है। इसे HGS कहते हैं। इसका रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ऑप्शन में जो अन्य सूत्र दिए हुए हैं उनका भी अध्ययन किया जाए। कपूर को बोर्नेनॉन या फॉर्मोसा भी कहा जाता है। बुझे हुए चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। विरंजक चूर्ण को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्न में सुमिलित नहीं है, उसको छांटना है। इसमें खाने के सोडे का सूत्र गलत है। खाने के सोडे के स्थान पर सिरके का सूत्र लिख दिया गया है। सिरके को एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। खाने के सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। इसका सूत्र है NaHCO3। प्रश्न में सभी शेष सुमेल सही हैं। 20वां प्रश्न है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी है? इसका उत्तर है विटामिन ए। विटामिन ए रोग प्रतिरोधन शक्ति बढ़ाने वाला विटामिन है। इसे रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। यह आँखों के लिए उपयोगी विटामिन है। इसकी कमी से आँखों में रतौंधी रोग भी हो जाता है। यह सब्जियों में गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है। नॉनवेज के अंतर्गत कॉड और शार्क मछली के लीवर में पाया जाता है। ऑप्शन के अन्य विटामिनों पर विचार करें तो विटामिन के को नेफ्थोक्विनोन के नाम से जानते हैं। यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसका संश्लेषण यकृत में होता है। विटामिन B12 को साइनोकाबालेमिन के नाम से जानते हैं। यह बैंगनी कलर का विटामिन होता है। इसकी कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B12 का निर्माण एक कवक से होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्राइसेस। नीचे नोट में इसका नाम लिखा हुआ है। विटामिन ई को टैकोफेरॉल कहते हैं। यह जनन विटामिन है। इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित हो जाती है। यह अधिकतर सब्जियों में पाया जाता है। विटामिनों से संबंधित विशेष बात यह है कि बी और सी विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं और शेष विटामिन वसा में घुलते हैं। यह सामान्य विज्ञान का दूसरा पार्ट था। इसमें 20 क्वेश्चन छांटे गए थे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। आगे साइंस के क्वेश्चन और लाते रहेंगे। आगामी पटवारी परीक्षा तथा रीट और SSC के लिए भी प्रश्नों का संग्रह लाएंगे। और अधिक जानकारी और सूचना के लिए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।